कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। इसका उत्तर है बी। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो यहां पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1935, 1942, 1901 और 1921। तो इसका उत्तर है 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है मृद भांड। क्या? मृद भांड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? ठीक है, क्या मोहरे हैं कि बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, या मंदिर, या लिपि? तो देखिए यहाँ का जो महत्वपूर्ण स्रोत है या जो मूल स्रोत है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो बर्तन, जेवर, हथियार और औजार की बात की गई है, यहां से हमें सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत पता चलता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। इसी वजह से ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है इंग्लिश में। ओके, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था उसका क्या नाम है? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसका उत्तर है ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न पूछा गया, ये LIC एडीओ 2012 का प्रश्न है ये। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसका उत्तर है ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो थोड़ा सा सोचिए, क्या है ऑप्शन? यस, ये है मेलुहा। मेलुहा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो यहां पे ऑप्शन है VA स्मिथ। VA स्मिथ का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, ये स्टेटमेंट गलत था। लोग कृषि को जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ठीक है, यहां पे ऑप्शन है सी, सोहगौरा। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्थल नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ठीक है, तो ये जो है वो MCQ टाइप का है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मोहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। ठीक है, दूसरा है बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। यहां पे दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला भी सही है और दूसरा सही है, तो इस वजह से यहां पे उत्तर क्या होगा? सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, तो हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक। इस वजह से ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोर्तुगई जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, किस देश में है? ठीक, तो सोर्तुगई आपको मिलेगा अफगानिस्तान में। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सिंधु सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक का था। देखिए,
अफ्रीका तक तो ये सभ्यता फैली ही नहीं थी, ठीक है, सेंट्रल एशिया तक मुश्किल से पहुंच पाई थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है गलत, पहला स्टेटमेंट है सही, तो इसका उत्तर होगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्न यह है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो यहां पे मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहां पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो यहां पे ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो इसका विशाल स्नानागार जो है इसका सबसे बड़ा भवन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो यहां पे जो है इसको ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन यहां पे दिया गया है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल और चौथा है कालीबंगा। तो इसका उत्तर है बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है। एक्चुअली मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन जो है, सॉरी ये विशाल स्नानागार नहीं है, ठीक है, वो अन्नागार है, बी ऑप्शन। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट है? अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। और तीसरा स्टेटमेंट है मोहनजोदड़ो के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दो और तीन स्टेटमेंट सही हैं। ठीक, पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कथन ए है कि मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। कारण, पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। ठीक है, तो यहां पे कथन ए तो सत्य है, लेकिन इसका जो रीजन है, कारण, वो सत्य नहीं है। तो इस वजह से स्टेटमेंट यहां पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है ये हमें बताना है। तो यहां पे कालीबंगा क्या चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए, दूसरा बंदरगाह के लिए, तीसरा ऑप्शन है सी कपास की खेती के लिए और डी मिट्टी के पात्र के लिए। तो यहां पे सही उत्तर है डी। ओके। नेक्स्ट, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है कहां पे? गुजरात में। तो इसको जरूर याद रखिए, ये हेरिटेज साइट घोषित की गई है इस साल। ठीक है। नेक्स्ट, दिए गए कथनों पर विचार करना है। कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। दूसरा, कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन तीनों सही है। ठीक है, 1, 2, 3। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य का प्रमाण कहां से मिला है? तो इसका उत्तर है धौलावीरा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल का इनमें से
कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है धौलावीरा। ठीक है, तो आप देख रहे हो धौलावीरा से यहां पे 3 प्रश्न आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? इसका ऑप्शन सही है बनावली। क्या? बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं। यहां पे दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, पहला क्या था कि बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं, और दूसरा बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं। तो दोनों स्टेटमेंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये भी जो है वो कथन और कारण वाला प्रश्न है। बनावली के कई मकानों से अग्निवेदियां मिली हैं, ये स्टेटमेंट है, और कारण इसका बताया जा रहा है कि बनावली के मंदिर में, ध्यान दीजिए यहां पे शब्द क्या आ गया, मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी। तो इसका ऑप्शन है सी। देखिए क्यों? क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरे स्टेटमेंट में टर्म गलत क्या है? तो टर्म ये गलत है कि मंदिर शब्द, ठीक, या मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है वो न तो सिंधु घाटी सभ्यता में आता है, न तो वैदिक काल में आता है। मंदिर का कॉन्सेप्ट जो है वो गुप्त काल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपण से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। रोपण से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं, और कारण इसका है, इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। ठीक, इसका उत्तर, कथन ए भी और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु जो कारण है वो ए का सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कुणाल, राखीगढ़ी, दायमाबाद, बनावली। इसका उत्तर है दायमाबाद, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, जी हाँ ये सही है। बनावली हरियाणा में है, ये भी सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी सही है। राखीगढ़ी राजस्थान, ये गलत है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, दायमाबाद, सुरकोटडा। यहां पे जो आपका उत्तर है केवल और केवल 3। दायमाबाद जो है वो केवल महाराष्ट्र में है। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? भोगवा। नेक्स्ट, किस हड़प्पाई स्थल से, ध्यान दीजिए, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये है लोथल। ठीक, पहले वाले क्वेश्चन में भी लोथल पे प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? बंदरगाह शहर की बात की जा रही है, तो यहां पे ऑप्शन लोथल है। क्या है? लोथल, गुजरात में ये है लोथल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? यहां पे बताना है कि लोथल से क्या नहीं प्राप्त है। घोड़ों की लघु मृण मूर्ति, दूसरा स्टेटमेंट 3 युगल समाधियां, तीसरा अलंकृत ईंटों का प्रयोग, और चौथा है अन्नागार। तो यहां पे याद रखिए 3 और 4 सही है। 3 मतलब अलंकृत ईंटों का प्रयोग और अन्नागार, ये दोनों चीजें जो हैं वो नहीं मिली हैं, और पहले और दूसरी चीजें मिली हैं। ठीक है, घोड़े की लघु मृत यहां से प्राप्त हुआ है। 3 युगल समाधियां, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ये तो दोनों चीजें जो हैं वो लोथल से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जो नहीं प्राप्त हुआ वो 3 और 4 अलंकृत ईंटों का प्रयोग और अन्नागार, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, सुरकोटडा की खोज किसने की थी? तो सुरकोटडा की खोज जेपी जोशी ने की थी। किसने? जेपी जोशी ने।
किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है? यह है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा। नेक्स्ट, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कालीबंगा गलत, लोथल गलत, ठीक, आलमगीरपुर ये सही है, हुलास ये सही है। तो उत्तर क्या होगा? 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफ सूची वर्ग 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है। यहां पे 2 सूचियां दी गई हैं। एक तरफ लोथल लिखा हुआ है, दूसरी तरफ एक तरफ लोथल लिखा हुआ है, ये देखिए, और दूसरी तरफ जूता हुआ खेत। एक तरफ कालीबंगा और दूसरी तरफ गोदीवाड़ा। सी धौलावीरा प्रतिकृत लिखा हुआ है और यहां पे सामने पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की बात की गई। डी में बनावली है और हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों की बात की गई। तो इसमें बताना है कौन सा मैच है। तो यहां पे उत्तर बी सही है, ठीक है। लोथल गोदीवाड़ा, कालीबंगा जूता हुआ खेत, ठीक, और धौलावीरी प्रतिकृत जो है वो हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह। तो सी जो है वो 4 से मिल गया, डी जो है वो 3 से मिल गया। ये तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। इधर जो है सिंधु स्थल दिए गए हैं और यहाँ पे स्थान दिए गए। तो लोथल आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात में, ये आ गया गुजरात। अच्छा, फिर रोपण कहाँ है? पंजाब में। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। तो लोथल के आगे हो गया, ए के आगे 4, रोपण, बी के आगे 3, 4 3, ओके, सी के आगे 1, ठीक, सॉरी, सी के आगे 2 और कालीबंगा ए। तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे महात्मा बुद्ध और उनकी जीवनी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व या 563 बीसी। इसको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न यह है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? इससे पहले वाला जो प्रश्न था कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, और यहां पे प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम? गौतम बुद्ध के पिता का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर है। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोधन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो गौतम बुद्ध की माता जी का नाम था माया देवी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी और इन्होंने ही जो है महात्मा बुद्ध की पालन पोषण और देखरेख की थी, ठीक है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताना है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? तो यहां पे जो है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम बताना है। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था
राहुल। ऑप्शन नंबर बी। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम? राहुल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में कहा गया है। तो बौद्ध धर्म में इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम। अलार कलाम जो है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु। गौतम बुद्ध ने अलार कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी? तो गौतम बुद्ध ने अलार कलाम के बाद जिस गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी उनका नाम था रुद्र करामपुत्र। क्या? रुद्र करामपुत्र। ऑप्शन नंबर डी। इस नाम को याद रखना है, रुद्र करामपुत्र। ऑप्शन नंबर डी। तो गौतम बुद्ध ने आलार कलाम के बाद जिस गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी उनका नाम था रुद्र करामपुत्र। अगला प्रश्न, अनात्मवाद। ये देखिए, ये वर्ड याद रखना है। अनात्मवाद सिद्धांत, जो अनात्मवाद प्रिंसिपल है, इनमें से किससे संबंधित है? आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है। तो अनात्मवाद सिद्धांत जो है वो बौद्ध दर्शन का पार्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सारनाथ के भूमि स्पर्श मुद्रा के बुद्ध मूर्ति का संबंध इनमें से किस काल में है? तो ये है कुषाण काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखिए। तो सारनाथ के भूमि स्पर्श मुद्रा के बुद्ध मूर्ति का संबंध कुषाण काल से है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यह है कि बौद्ध स्थलों के संदर्भ में, ठीक है, बौद्ध स्थलों के संदर्भ में चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है? आपको यहां पे बताना है कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है। ठीक है, चैत्य क्या कहलाता है और विहार क्या कहलाता है? तो देखिए, चैत्य और विहार में अंतर यह है कि चैत्य जो है वो पूजा स्थल होता है तथा विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ठीक है, तो चैत्य क्या है? चैत्य है पूजा स्थल और विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। तो इसको याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा बौद्ध मत, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा बौद्ध मत निर्वाण की अवधारणा को सही उल्लेखित करता है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा बौद्ध मत निर्वाण की अवधारणा को सही उल्लेखित करता है? तो ये है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ठीक है, तृष्णा रूपी अग्नि का समन मतलब कि जो इच्छा है उसका दमन करना, जो किसी भी चीज की इच्छा है उसको दमन करना जो है, यही है बौद्ध मत में निर्वाण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अगला प्रश्न, इनमें से किसने क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया? आपको बताना है कि क्षणिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन इसमें से किसने किया? तो ये है बौद्ध दर्शन। ऑप्शन नंबर डी। तो क्षणिकवाद का जो कॉन्सेप्ट है, मोमेंटरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो बौद्ध दर्शन का है, बौद्ध फिलॉसफी का है। अगला प्रश्न, संसार की रक्षा हेतु, संसार की रक्षा हेतु इनमें से कौन भावी बुद्ध अवतरित होंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो संसार की रक्षा हेतु जो भावी बुद्ध अवतरित होंगे वो होंगे मैत्रेय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय, प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या है? ठीक है, तो ये था नालंदा, जो कि बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? जी हाँ, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अक्सर पूछा भी जाता है ये। तो ये है निरंजना नदी या फल्गु नदी। ठीक है, निरंजना या फल्गु नदी जो कि बिहार में है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो उस वृक्ष का नाम बताना है जिस वृक्ष के नीचे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति, मतलब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर शिक्षा प्राप्त हुई वह स्थान क्या कहलाया? ठीक है, तो आपको बताना है कि जहां पे महात्मा बुद्ध को
शिक्षा प्राप्त हुई थी वह स्थान कौन सा? तो वो है बोध गया। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न यह है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, ये आपको बताना है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ या ऋषिपत्तनम। इसका पुराना नाम क्या? ऋषिपत्तनम। ठीक। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको रखिए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। उनकी जो सौतेली माँ थी वही जो है वो पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न ये है कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा है। ठीक, तो बुद्ध ने अपने उपदेश जिस भाषा में दिए वो है पाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बुद्ध ने किस स्थान पर अपने सर्वाधिक उपदेश दिए? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, फिर से प्रश्न को देखिए। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे सुबुद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, सुबुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज, ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज मतलब लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया जो है गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यह है कि गौतम बुद्ध ने कब देह त्याग किया? मतलब गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण या मृत्यु कब हुई, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये है डेट 483 ईसा पूर्व, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 483 बीसी। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर देह त्याग किया था? ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने जिस स्थान पर देह त्याग किया था उस स्थान का नाम बताना है। तो वो जगह थी कुशीनारा। ठीक है, या ये कह सकते हैं कुशीनगर, जो कि गोरखपुर के पास में उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के देह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? ठीक है, तो जो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का जो देह त्याग है उसको बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है, और गृह त्याग को क्या बोलते हैं? गृह त्याग जो है महाभिनिष्क्रमण है। ठीक, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। तो गौतम बुद्ध के देह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या बोलेंगे? महापरिनिर्वाण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यह है कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक है। ठीक है, और ये त्रिपिटक कौन है? त्रिपिटक में अभिज्ञान पिटक, ठीक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो ये जो त्रिपिटक है उनकी रचना जो है जिस भाषा में की गई है उसको आपको बताना है। तो ये जो पिटक है वो पाली भाषा में उनकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? ठीक है, तो जैसे अभी मैंने बताया कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक थे। ठीक, तो इसमें क्या डिफरेंस है? ये जातक जो है वो त्रिपिटक के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जातक कथाएं धर्म से संबंधित है। आपको बताना है कि जातक कथाएं जो हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं। तो जो जातक कथाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सी रचना जो है वो गीता के समान पवित्र मानी जाती है, ये आपको बताना है। तो गीता के समान पवित्र रचना है धम्मपद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जो धम्मपद है वो गीता के समान पवित्र मानी जाती है बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न ये है कि बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ठीक,
तो ये है मैत्रेय, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। मैत्रेय जो है वो भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व हैं। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है वो ऑप्शन नंबर सी वैशाली में की गई थी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई। अगला प्रश्न यह है कि प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी। तो जिस साल महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, या ये कहें कि जिस वर्ष उन्होंने देह त्याग किया था उसी वर्ष जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति होती है। तो 483 ईसा पूर्व या 483 बीसी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रश्न ये है कि उस जगह का नाम बताना है जहां पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये है राजगृह, बिहार में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगीति जो है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। तो ये है महाकश्यप, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एक सेकेंड, हमारे सामने जो अगला प्रश्न यह है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में, ठीक है, उस शासक का नाम बताना है जिसके टाइम पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति होती है अजात शत्रु के टाइम पे, और अजात शत्रु जो है वो कंटेम्प्रेरी है महात्मा बुद्ध के। तो महात्मा बुद्ध के समय जो शासक भी था वो अजात शत्रु ही था। तो अजात शत्रु जो है वो हर्यक वंश का शासक रहता है, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो अजात शत्रु के टाइम पीरियड में होती है। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहां हुई? आपको बताना है कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति है कब और कहां हुई थी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी, ठीक है। मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगीति होती है 383 ईसा पूर्व में, और कहां पे होती है? वैशाली में होती है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न में। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको बताना है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी सबकामी ने, ठीक है, सबकामी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यह है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में? द्वितीय बौद्ध संगीति जो है उसका आयोजन किसके शासन काल में किया गया था? तो ये था कालाशोक, ठीक है, कालाशोक, ऑप्शन नंबर ए। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के टाइम पीरियड में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति कब और कहां आयोजित की गई थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो लगभग 255 ईसा पूर्व में 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो कि आज का डेट का पटना है, वहां पे की गई थी, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में जैन धर्म से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है जैन धर्म से। ये जो है त्रिरत्न सिद्धांत है, ध्यान से देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट, ठीक है। तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन श्वेतांबर संप्रदाय, ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो ये हैं स्थूलभद्र। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक हैं स्थूलभद्र। और यहीं पे अगर दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक का नाम पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? भद्रबाहु। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है, ठीक है। इस तरह के स्टेटमेंट को जरूर आप ध्यान से देखिए।
इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये आपका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, महावीर स्वामी की मां त्रिशला लिच्छवी के शासक चेतक की पुत्री थी, दूसरा स्टेटमेंट ये है। और तीसरा है कि वर्धमान महावीर की पत्नी यशोदा थी। और डी है, बुद्ध की मां कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। तो देखिए, इनमें जो ऑप्शन ए है ये सही है, ठीक है। ऑप्शन बी में जो बात जो गलत है वो ये है कि महावीर स्वामी की मां त्रिशला लिच्छवी के शासक चेतक की पुत्री नहीं, बहन थी, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शन में गलत क्या है? गलत ये है ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। बाकी जो सी ऑप्शन है, वर्धमान महावीर की पत्नी यशोदा थी, सही है। बुद्ध की मां कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, ये भी सही है। तो प्रश्न के अनुसार आप क्या सही उत्तर मानेंगे? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य, जो प्रथम शिष्य इनमें से कौन था, ये आपको बताना है। तो ये था जमाली, ठीक, उनका दामाद भी था और प्रथम शिष्य भी था। अगला प्रश्न ये है कि इनमें से किसने अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो अणुव्रत सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया, ये तो ये है लोकायत शाखा ने, ठीक है। किसने? सॉरी, जैन धर्म ने। लोकायत का तो प्रश्न नहीं बनता है। अणुव्रत या महाअणुव्रत का जो प्रिंसिपल है वो जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। इनमें से जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक, तो दिए गए ऑप्शन में महावीर स्वामी जो है वो सही उत्तर है। जैन धर्म के संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी है। ऋषभ देव जी जो है वो प्रथम तीर्थंकर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में अगर बात की जाए तो कौन? महावीर स्वामी। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था कुंड ग्राम में। अगला प्रश्न, समाधि मरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाधि मरण इनमें से किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण जो है वो जैन दर्शन से संबंधित है। किस दर्शन से? जैन दर्शन से। अगला प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला यह है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन जैन धर्म को मिला था। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला ही आंसर जो है क्या हो गया? सही हो गया। बाकी के जो तीन ऑप्शन है बी सी डी, ये जो है वो गलत हैं। जैसे कि जैन धर्म की शुरू की आस्था में लोग मूर्ति पूजन करते थे, ये स्टेटमेंट गलत है। पाटलिपुत्र में आयोजित परिषद के बाद जो भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए, ये भी गलत है, ठीक है। क्योंकि भद्रबाहु जो वो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो श्वेतांबर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार स्थलबाहु के नेतृत्व में हुआ, ये गलत है, भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ, ठीक। अगला प्रश्न, बौद्ध तथा जैनियों, ठीक है, बौद्ध तथा जैनियों दोनों का तीर्थ स्थल इनमें से कहां स्थित है? जी हाँ, इलाहाबाद के समीप का जो जिला है कौशाम्बी, वहां पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन नियति की अटलता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियति की अटलता में विश्वास रखता है, ठीक। तो नियति की अटलता पे विश्वास रखने वाला जो संप्रदाय है वो है आजीवक संप्रदाय, ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो वो बोला गया है कैवल्य को, ठीक है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य बोला जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, यहां पे पूछा जा रहा है कि जो आजीवक संप्रदाय है उसके संस्थापक इनमें से कौन थे, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शन में जो आपका जो सही उत्तर है वह है मखली गोशाल, ठीक है, मखली गोशाल। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में स्थित प्रसिद्ध जैन केंद्र इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो दक्षिण भारत में जो स्थित प्रसिद्ध जैन केंद्र है वह है श्रवणबेलगोला, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कर्नाटक में है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ठीक है, तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा, नॉन वायलेंस। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि स्यादवाद सिद्धांत, ठीक है, जो स्यादवाद प्रिंसिपल है का संबंध इनमें से किसके लिए है? ठीक है, तो ये जो टर्म है वो है जैन धर्म से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। महावीर ने स्यादवाद का मार्ग अपनाया, ठीक, ये तो स्टेटमेंट सही है। जैन धर्म के अनुसार अज्ञानता बंधन का कारण है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अनेकांतवाद के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म या रूप होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो यहां पे दिए गए ऑप्शन में जो आप सही उत्तर लगाएंगे, उपरोक्त सभी, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, श्वेतांबर आगम का संपादन अंतिम रूप से इनमें से किस जैन सभा में हुआ था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्वेतांबर आगम का संपादन अंतिम रूप से जो पाटलिपुत्र में जो जैन सभा हुई थी वहां पे हुआ था। ठीक है, जैन धर्म के सभी 12 अंग, अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म में टोटल अंग कितने हैं तो वह 12 है। ठीक है, तो जैन धर्म के सभी 12 अंग, इनमें से किस अंग में जैनेतर मतों का खंडन किया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है श्वेतांग सूत्र। ठीक है, श्वेतांग सूत्र में जैन धर्म के सभी 12 अंग में से यही वो अंग है जिसमें जैनेतर मतों का खंडन किया गया है। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि तीर्थंकर शब्द इनमें से किस धर्म से संबंधित है। ठीक, तो तीर्थंकर शब्द जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है वो है 14 पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा धर्म विनाशकारी प्रलय में विश्वास नहीं करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं करता है। ठीक है, तो यह है जैन धर्म। जैन धर्म जो है विनाशकारी प्रलय में विश्वास नहीं करता है। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जैन सिद्धांत के अनुसार सही है। ठीक है, आपको सही बताना है। तो प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण ही क्यों ना हो उसमें आत्मा होती है, ये पहला स्टेटमेंट है। ये भी स्टेटमेंट जो है जैन धर्म के अनुसार, जैन सिद्धांत के अनुसार सही है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है, तपस्या है, ये भी स्टेटमेंट सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है तथा इसका अंत जरूर करना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट जो है जैन सिद्धांत के अनुसार सही है। तो यहां पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों सही हैं। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि प्रभास गिरी इनमें से किस धर्म का तीर्थ स्थल है। तो प्रभास गिरी जो है वो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है। ठीक है, और मनुष्य असमर्थ होता है, यह किसने प्रतिपादित किया था। फिर से देखिए इस प्रश्न को, भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य असमर्थ होता है। इस यह जो प्रिंसिपल है या ये जो थॉट है, ये जो विचार है, ये आजीवक संप्रदायों का है। ठीक है, जो भी है वो नियति में जो होगा वही होगा। ठीक है, तो नियतिवादी टाइप का ये जो है वो संप्रदाय था। भाग्य के भरोसे या भाग्य ही सब कुछ जो है निर्धारित करता है, इसमें यह विश्वास करता है मनुष्य के हाथों में कुछ नहीं है। अगला प्रश्न, गोमेतेश्वर का विशाल प्रतिमा श्रवणबेलगोला में किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो उस समय जो शासक हैं चामुंड राय, उनके द्वारा ये स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि महावीर स्वामी 23वें तीर्थंकर थे, ये स्टेटमेंट गलत है, वो 24वें थे। ठीक है, पार्श्वनाथ 24वें तीर्थंकर थे, ये स्टेटमेंट भी गलत है, वो 23वें थे। नेमिनाथ पहले तीर्थंकर थे, ये स्टेटमेंट गलत है, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। ठीक है, तो यहां पे जो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर इनमें से कौन था। तो ये थे महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर बी। अनेकांतवाद इनमें से किस मत का सिद्धांत एवं दर्शन है। तो अनेकांतवाद जो है रिलेटेड है जैन मत से। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस स्थल का संबंध पार्श्वनाथ से है तथा जैनियों का तीर्थ स्थल भी माना जाता है। तो फिर से इस प्रश्न को देखिए, इनमें से किस स्थल का संबंध
पार्श्वनाथ से तथा जैनियों का तीर्थ स्थल भी माना जाता है। ये है समेत शिखर, काफी हाईलाइट भी रहा ये समेत शिखर। इनमें से कौन जैन साहित्य का भाग नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो थेरी गाथा जो है वो जैन साहित्य का भाग नहीं है, ये जो है वो बौद्ध साहित्य का है। ठीक है, इसके अलावा जो आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और विहत कल्प सूत्र जो है वो जैन साहित्य के भाग हैं। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था? ठीक है, इनमें से किसने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये जो है आजीविकों ने। ठीक है, आजीविक संप्रदाय के लोगों ने जो है बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय शरण स्थली के रूप में किया था। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि इनमें से किस भाषा में प्रारंभिक जैन साहित्य लिखे गए थे? ठीक है, तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य लिखे गए थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध साहित्य मैक्सिमम किस में लिखे गए, तो वो पाली भाषा में। तो जैन साहित्य जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, इसको ध्यान में रखिएगा। हमारे सामने जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है वो ये है कि महामस्तकाभिषेक, ठीक है, फिर से देखिए, महामस्तकाभिषेक इनमें से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बाहुबली से, जो कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक में इनकी मूर्ति है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, द प्रयागराज इंस्टीट्यूट, उसको ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हिस्ट्री से संबंधित। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो यह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला प्रश्न यह है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वो था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न यह है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक, तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को वह भेजता है तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्यादसी भी था? ये था मौर्य सम्राट अशोक। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? दिए गए जो 4 राजवंश है उसमें प्राचीनतम बताना है, सबसे पुराना राजवंश, तो ये था मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था? ये था बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सांची किस धर्म से संबंधित कला व मूर्त कला का निरूपण करता है? तो सांची जिस धर्म से संबंधित कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है वह है बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यह है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? जी हाँ, मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, वह अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लेता है। अगला प्रश्न ये है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? जैसा अभी हमने बताया, जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि कौन जो है वो मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। जो अजात शत्रु है वो मौर्य वंश से संबंधित शासक नहीं है, यह हर्यक वंश का शासक है। अगला प्रश्न, इनमें से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी दिए गए ऑप्शन में कुणाल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन? मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु क्या है? तो मुद्रा राक्षस के जो विषय वस्तु है वो है ऑप्शन नंबर डी। फिर से देख लीजिए, जो सब्जेक्ट रिलेटेड है मुद्रा राक्षस से वो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्भी संधियों के बारे में बताना। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किसने सहिष्णुता
उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। तो ये थे सम्राट अशोक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस शहर से अशोक के शिलालेख प्राप्त, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहीं हुए हैं। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में ये है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वर्तमान का पटना है, वहां से अशोक के शिलालेख जो है वो प्राप्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के बाद जिस राजवंश ने शासन किया था वो था मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र पूछा जा रहा है। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताना है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस मौर्य शासक ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? इनमें से किस मौर्य शासक ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? एक ऑप्शन में से उत्तर है चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, ऑप्शन नंबर डी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र रिलेटेड है राजनीतिक नीतियों से। ठीक है, पॉलिटिकल पॉलिसी से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ठीक, तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वो था श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। ठीक है, आपको बताना है कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल है वो किससे बना था? तो लकड़ी का बना हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ठीक, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला होता है? यह है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, और रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर। एकमात्र स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। ठीक है, यह है भाब्रू स्तंभ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई है, उसको आपको मैच करना है। एक है लिस्ट 1 और दूसरी है सूची 2। ठीक, तो मैच करना है। तो दिए गए ऑप्शन में जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। तो सी में है क्या? ये है, तो में सी के अनुसार ए का मैच है 2 से। चंद्रगुप्त को सेंडोकोट भी बोलते थे। ठीक है, और बी का 3, बिंदुसार को अमृत घात। ठीक है, बिंदुसार को अमृत घात भी बोला जाता था। अशोक को जैसा हम जानते हैं प्रियदर्शी, वहां से इसको हम नीचे कहते हैं प्रियदर्शी बोलते थे। और चाणक्य जो है वो विष्णु गुप्त के नाम से जाना जाता है। तो ये मैच होता है लिस्ट ए और लिस्ट 2। अगला प्रश्न, उत्तरांचल के किस स्थान पर अशोक का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है? ठीक, तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है कालसी, ऑप्शन नंबर बी, कालसी। इनमें से किस शासक ने सांची का स्तूप बनवाया था? इनमें से किस शासक ने सांची का स्तूप बनवाया था? ये था अशोक। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ठीक है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध विजय का वर्णन है? तो अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो यह है शिलालेख नंबर 13, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ठीक है, तो जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? ठीक है, ये है सम्राट अशोक।
अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ठीक है, तो इसने भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए उसने त्याग दिया। अब वो जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं? ठीक है, अशोक के जो अधिकांश जो अभिलेख हैं वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, ये याद रखिएगा। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल, वृषल मतलब निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये है मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा राक्षस। अशोक के कौन कौन से शिलालेख संगम राज के बारे में जानकारी देते हैं? तो दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है 1, 3, 4। तो अशोक के कौन से शिलालेख संगम राज्य के बारे में जानकारी देते हैं? तो दिए गए जो ऑप्शन है, जो उत्तर है वो है दूसरा एवं 13वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मौर्य शासकों के बारे में ध्यान से देखिए। मौर्य शासकों के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है? ठीक है, उन्होंने क्या विकास किया था? ठीक, तो कला संस्कृति एवं साहित्य, कला संस्कृति साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू पुस्तक साम्राज्य। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न को पुनः देखिए। देखिए, उन्होंने जो विकास किया था कला संस्कृति और साहित्य, ऑप्शन नंबर ए। फिर प्रांतीय विभाजन की देन है, हिंदू पुस्तक साम्राज्य इनका क्या हुआ है। ठीक है, तो सोने के सिक्के हुए नहीं डेवलप किए थे, ऑप्शन नंबर 2 ये नहीं। तो 1, 3, 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यहाँ पे एसर्शन और रीजन टाइप का ये प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि क्या सही है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में समाविष्ट कर लिया था, ये स्टेटमेंट सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, जी हाँ, एक्सप्लेन सही है। तो दिए गए जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, ये पॉइंट रखा गया है। दूसरा पॉइंट ये रखा गया है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया है। ठीक, तो दिए गए ऑप्शन में आपको सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पे असर्शन जो है कथन और कारण दोनों जो है वो सही हैं और उनकी व्याख्या भी करते हैं। तो वजह से जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो ये है सही उत्तर मस्की। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में सही है? तो ये है सभी, ये शानदार पॉलिश युक्त थे, भी सही है। ये अखंड थे, ये भी सही है। स्तंभों का सॉफ्ट शंक्वाकार है, ये भी सही थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने? श्रीनगर की स्थापना जो अशोक ने की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में नीग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? ये था उपगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो सूची 1 में जो है वो रास्तों के नाम है, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र और प्राची। और दूसरी तरफ जो है वो जगह है मैच खाएगा। ठीक, तो दिए गए ऑप्शन में उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरापथ किला, दक्षिणापथ पूर्णगिरी, अवंती राष्ट्र जो है वो उज्जैनी, अवंती उज्जैनी के भुट्टे भी है, और प्राची पूर्वी प्रदेश जो है वो पाटलिपुत्र। तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही। अगला प्रश्न, किसने पाटलिपुत्र को पोली ब्रोथा,
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? ये था मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड़ पुरुष बोलते थे। क्या बोलते थे? गुड़ पुरुष, ऑप्शन नंबर ए। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की है? तो ये था ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ठीक है, ये है परिशिष्ट पर्वन, ऑप्शन नंबर बी। परिशिष्ट पर्वन जो ग्रंथ है जैन धर्म का, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? ठीक है, वो है 1, 3, 4, 5। चोल, पांड्य, आर्यपुत्र और केरल पुत्र। ठीक है, तो इस प्रकार जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यह है कि अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो अशोक के बारे में जानने के लिए जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो वहां के शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो ये है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अशोक के शिला अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया था? ठीक है, तो ये है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालू कास्म के एकल टुकड़ों में तराशे गए हैं उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से डाला गया था? ठीक है, यह है मिर्जापुर के समीप चुनार से, ऑप्शन नंबर ए, मिर्जापुर के समीप चुनार से। अगला प्रश्न, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, तो वह प्रांत की पहचान करनी थी, वो प्रांत कौन सा? ये प्रांत था उज्जैन। ठीक है, मध्य प्रदेश का उज्जैन। अगला प्रश्न, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ठीक है, तो ये है कलिंग का पृथक शिलालेख। कलिंग का पृथक शिलालेख इसमें युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न, इस शिलालेख में अशोक यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है कि यह किस बात कही गई है। तो ये था छठा शिलालेख। ठीक है, ये छठे शिलालेख में ये बात की गई, तो ध्यान से रखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों के नाम बताता है? ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, प्रादेशिक के बाद राज्य के बाद जो है इक्तुक, ये जो है अवरोही क्रम है, घटता हुआ क्रम है। ठीक है, अगला प्रश्न, मौर्य काल में विष्टि शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में? मौर्य काल में विष्टि शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता था? ठीक, तो विष्टि जो है वो बेगारी कहते हैं, वो उसके लिए किया जाता था। ठीक है, मौर्य काल में सीता शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो यह किया जाता है राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता बोला जाता था। अगला प्रश्न, कहां से प्राप्त अभिलेख से मौर्य काल में अकाल जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ये है महास्थान सोहगौरा में, ऑप्शन नंबर ए। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। तो सही उत्तर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अशोक के मन सेहरा जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है, और शहबाजगढ़ ये भी पाकिस्तान में से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे का प्रयोग किया गया है वो है खरोष्ठी, ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, तो अंतिम प्रश्न हमारे सामने ये है कि कहां से
वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गुप्त काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि गुप्त काल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं। ठीक, तो इसका सही उत्तर है नचना कुठार मंदिर। नचना कुठार मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है और यहाँ पे शिव पार्वती को संगीत वाद्यों के साथ बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा कि नचना कुठार मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है, जो कि गुप्त काल का मंदिर है और जिसमें शिव पार्वती को संगीत वाद्यों के साथ दिखाया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? तो लिच्छवी दौहित्र के रूप में जाना जाता है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला, ठीक है, कौन सी उपाधि? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? तो प्रथम गुप्त सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। अब हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि पुंडवर्धन ये अधोलिखित है, ठीक है, तो अधोलिखित मतलब या निम्नलिखित ये भी कह सकते हैं। ठीक, तो निम्नलिखित किस स्थान से समीकृत किया जाता है, या ये कहा जाए कि पुंडवर्धन जो है किस जगह को बोला जाता था? तो ये है उत्तरी बंगाल वाला क्षेत्र, जो कि कुमारगुप्त प्रथम के टाइम पीरियड का यह समय है जिस समय उसको पुंडवर्धन के नाम से जाना जाता था। और आज की डेट में ये बांग्लादेश के दीनापुर जिले में स्थित यह जगह होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रयाग प्रशस्ति का कोट्टूर स्थान अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया जाता है? तो ये है रिलेटेड उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोठूर से। क्या? कोठूर। तो प्रयाग प्रशस्ति का जो कोट्टूर है वो उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोठूर है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था? तो प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि तब धारण करता है जब वह शकों का उन्मूलन कर देता है। ठीक है, जब शकों को खत्म कर देता है तब चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस राजवंश के राजा के साथ किया था? तो इसने मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक के जो शासक थे उनके साथ किया था। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि मेहरौली स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? तो मेहरौली स्तंभलेख जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का है, इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो चीनी यात्री फाहियान है वो किसके शासन काल में भारत आता है? तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो कुमार देवी जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। अगला प्रश्न, सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता कौन थी? ठीक, तो जो कुमारगुप्त प्रथम है उसकी मां का नाम था ध्रुव देवी, ऑप्शन नंबर बी। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, गुप्त वंश का जब वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इसका उत्तर कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसे? चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यहाँ पे बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और कब धारण की थी? जब उसने शकों का नाश किया था। श्रीगुप्त ने किस
श्रीगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? यहां पे बताना है कि जो गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त, उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उसने उपाधि धारण की थी महाराज की। ठीक है, महाराज की उपाधि धारण करने वाला शासक था श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त का यहाँ पे पूछा रहा है कि समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की? तो समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी। किस गुप्त राजा ने महेंद्रादित्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस गुप्त राजा ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुमार गुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर ए, कुमार गुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? यहां पे पूछा जा रहा है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिश्चंद्र, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी? ठीक, तो यहां पे पूछा जा रहा है कि किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी? तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न नहीं थे? आपको बताना है कि कौन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न नहीं थे। ठीक, तो इसका सही उत्तर है तानसेन। ठीक है, तानसेन जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में नहीं आता है। ये जो मुगल शासक अकबर है उनके दरबार में थे। इसके अलावा धनवंतरी, कालिदास, वराहमिहिर सभी जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है, गुप्त शासक कुमार गुप्त ने। अगला प्रश्न, चीनी यात्री वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ठीक है, तो उसने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में, जो कि बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी। नालंदा विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है बिहार में। ऑप्शन नंबर डी। वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है। ठीक है, तो वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? यहाँ पे बताना है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त जो है वो गुप्त वंश का अंतिम शासक है। अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? तो अजंता की गुफाएं जो हैं वो मुख्यतः गुप्त काल की हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ कौन थे? इसको ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। तो गुप्त काल के सबसे बड़े जो गणितज्ञ थे वो है आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी। आर्यभट्ट ने किसकी रचना की थी? आर्यभट्ट से द्वारा लिखी जो पुस्तक है उसको बताना है। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियाम की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी। पंचतंत्र के रचनाकार कौन? पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। मालिकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतुसंहार और रघुवंश किसकी रचना है? तो ये सारी रचनाएं हैं कालिदास की, जिसको जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार कौन है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार हैं विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर ए। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? तो बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका के रचनाकार हैं वराहमिहिर। ऑप्शन नंबर बी। अष्टांग हृदय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं वाग्भट। ऑप्शन नंबर डी। वाग्भट जो है वो अष्टांग
हृदय के रचनाकार हैं। हर्षचरित हर्षचरित के रचनाकार कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो हर्षचरित के रचनाकार हैं बाणभट्ट, जो कि उनके हर्षवर्धन के ये जो हैं वो दरबारी कवि थे। तो हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है और हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। शल्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? शल्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तो शल्य शास्त्र के रचनाकार हैं धन्वंतरी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अवंती के नाम से, अवंती के नाम से किसे जाना जाता है? तो अवंती के नाम से जाना जाता है उज्जैन को। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? यहाँ पे बताना है कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था। तो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था गरुण। ऑप्शन नंबर सी। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो गुप्त शासकों का व्यक्तिगत जो धर्म था वो था वैष्णव धर्म। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। यह हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप द प्रयागराज इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हर्षवर्धन और वर्धन डायनेस्टी के बारे में। तो वर्धन डायनेस्टी का जो महानतम शासक होता है वो हर्षवर्धन होता है। तो हर्षवर्धन की क्या उपलब्धियां रहती हैं उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। ध्यान रखिएगा, वर्धन वंश का संस्थापक कौन? पुष्यभूति। ठीक है। अभी जो मैंने बात किया कि महानतम शासक कौन था, तो वर्धन डायनेस्टी का जो महानतम शासक है या प्रतापी शासक है वो हर्षवर्धन। ठीक, लेकिन जो वर्धन वंश की स्थापना करता है, संस्थापक होता है, वो कौन होता है? पुष्यभूति। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि वर्धन वंश की राजधानी थी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, थानेश्वर। अगर आपसे पूछा जाए कि थानेश्वर कहाँ है, तो थानेश्वर आज की डेट में हरियाणा में है। तो वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यह है कि गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात, मतलब जब गुप्त वंश खत्म हो जाता है उसके बाद उत्तर भारत जो नॉर्थ इंडिया है उसमें बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो यह श्रेय जाता है हर्षवर्धन को। इसी वजह से मैंने कहा कि वर्धन डायनेस्टी का जो महानतम शासक है कौन है? हर्षवर्धन। तो गुप्त वंश जब समाप्त हो जाता है तब अगर रीऑर्गेनाइज किया जाए, रीऑर्गेनाइजेशन की अगर बात किया जाए नॉर्थ इंडिया की, तो वो करता है कौन? हर्षवर्धन। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो राजा हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि थे वो थे बाणभट्ट और इनकी रचना थी हर्षचरित। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा था और ये हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि थे। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो बाणभट्ट है वो थानेश्वर का निवासी था, जो कि आज की डेट में हरियाणा में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था, तो थानेश्वर का, जो कि राजधानी हुआ करती थी वर्धन डायनेस्टी की। अगला प्रश्न, संस्कृत नाटक, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो यह रचना जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने संस्कृत भाषा में नागानंद नामक नाटक की रचना की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, इसमें और जो रचनाएं हैं हर्षवर्धन की उसको जो है प्रश्न के रूप में जो है समाहित किया गया है, जैसे कि नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ये जो नाटक है इनके रचनाकार पूछे गए, तो इनके भी रचनाकार कौन? हर्षवर्धन। तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन? राजा हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग, ह्वेनसांग जो है वो चीनी यात्री होता है, ठीक, वो भारत यात्रा पे आता है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जब ह्वेनसांग आता है तब यहाँ पे शासनकाल किसका था? तो उस समय शासनकाल था वर्धन डायनेस्टी का शासक कौन? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ह्वेनसांग आता है, जो कि एक चीनी यात्री है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि
फायान जो कि चीनी यात्री है वह किसके शासनकाल में आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की वल्लभी विजय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा, ठीक है। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यह नौसारी ताम्रपत्र शिलालेख में मिलता है, ठीक है। तो हर्षवर्धन की वल्लभी विजय अगर आपसे पूछा जाए कि किस शिलालेख में मिलता है, तो नौसारी के ताम्रपत्र शिलालेख में मिलता है। और एक चीज और याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि नौसारी डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, तो नौसारी जिला है गुजरात में। और यहीं से जो है, अगर मैं बोलूं कि दांडी मार्च की जो यात्रा थी, ठीक, ये नौसारी जिले में ही वो खत्म होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नौसारी कहाँ है? गुजरात में। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि हर्षवर्धन के वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? तो नौसारी ताम्रपत्र शिलालेख बताइएगा। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ से कहाँ पे स्थानांतरित की थी, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर जो कि हरियाणा में थी, वहां से स्थानांतरित करके कन्नौज ले जाता है। और कन्नौज कहाँ पे मिलेगा आपको? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और थानेश्वर कहाँ पे, जैसा मैं बताता चला जा रहा, वो है हरियाणा में। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर हरियाणा से कन्नौज स्थानांतरित की। और अगर मूल रूप से अगर पूछा जाए कि वर्धन डायनेस्टी की राजधानी क्या, तो वो थानेश्वर बताइएगा, जो कि पहले हुआ करते थे। हर्षवर्धन जब शासक बनता है तो उसने थानेश्वर से उसको हटा के कन्नौज कर लेता है, ठीक है। अगला प्रश्न, राजा हर्षवर्धन किस शासक को पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है? यह भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है शशांक। जो शशांक है उसको हराकर राजा हर्षवर्धन जो है वो अपनी राजधानी कन्नौज बनाता है। थानेश्वर से हटाकर कन्नौज बनाता है। तो किसको हराता है? शशांक को। अगला प्रश्न, थानेश्वर तथा कन्नौज किस राज्य में स्थित हैं? जैसा कि इसका उत्तर मैं पहले भी दे चुका हूं, ठीक है। थानेश्वर आप कहां बताएंगे? हरियाणा में बताएंगे। और कन्नौज कहां बताएंगे? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो थानेश्वर और कन्नौज जो है वो कहां पे हैं? थानेश्वर हरियाणा में और कन्नौज आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वर्ष चालुक्य शासक पुलकेशिन ने हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त किया था? तो पुलकेशिन जो है वो 618, जो 618 ईस्वी है, वहां पे पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को हराता है, ठीक। और इसका जो उल्लेख है, इस हार का जो उल्लेख है, वो पुलकेशिन द्वितीय का जो दरबारी कवि होता है रवि कीर्ति, उसके अभिलेख एहोल अभिलेख में इसको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्न किया गया है, प्रश्न ये है कि किस वर्ष चालुक्य शासक पुलकेशिन ने हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त किया था? तो वो है 618। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि यह किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था, तो यह जो है नर्मदा नदी के किनारे पे युद्ध हुआ था, एक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच। अगला प्रश्न, ओके, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? ये रिपीटेड क्वेश्चन। तो ये है पुलकेशिन द्वितीय, ठीक, किस वंश का? चालुक्य वंश का। जो चालुक्य वंश का शासक है पुलकेशिन द्वितीय, उसके हाथों पराजित होता है हर्षवर्धन। कहां? नर्मदा नदी के किनारे 618 ईस्वी में, ठीक है, 618 एडी, ये इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? ये है नर्मदा नदी, जिसको मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन भी बोला जाता है। नर्मदा नदी को जीवन रेखा बोलते हैं मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी है क्या? नर्मदा। अगला प्रश्न, सुयुकी, ध्यान से देखिए, सीयुकी है, सुयुकी नहीं है, सीयुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ठीक है, या ये पूछा जाए कि सीयुकी का जो यात्रा विवरण, ये जो पुस्तक है, वो किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है वेन्सांग से, ठीक है। तो वेन्सांग जो है अपनी जो यात्रा वृत्तांत होता है, मतलब कि जो ट्रेवलॉग होता है, उसको सीयुकी में संकलित करता है, सीयुकी में संकलित करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सीयुकी में संकलित करता है कौन? वेन्सांग। अगला प्रश्न, हर्षचरित के लेखक कौन? इसको आप जान चुके हैं। हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न,
तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है? तो तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहते हैं वेनसांग को। वेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार बोलते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसके स्टेटमेंट को देखते जाइए। देखिए, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग, ठीक, ये चाइना भाषा में युआन च्वांग बोलेंगे, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, वेनसांग। वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में आपको बताना है कि इस कॉन्टेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक, तो पहला वो क्या लिखता है, सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित है। जी नहीं, ये बात वो नहीं कहता है, पूरी तरह नहीं सुरक्षित है। चोरी की घटनाएं हो जाती थी, लूटपाट की घटनाएं कुछ हो जाया करती, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा, जहां तक अपराधी के लिए दंड का प्रश्न है, मतलब दंड देने का जो प्रोविजन है, उसमें अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। अगर मतलब कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसका निर्णय लिया कैसे, या निर्दोष है तो उसका निर्णय लिया किया जाए, तो अग्नि या जल या विष द्वारा उसकी सत्य की परीक्षा की जाती है कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही सही है, ये काम जो है किया जाता था। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि व्यापारियों को नौ घाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। यहाँ पे नौ घाटों मतलब कि जो नौका घाट होते हैं वहां पे, और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता है। जी हाँ, ये सही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। देखिए, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न यूपीएससी पूछ चुकी है। ठीक, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट लगा, इस वजह से हमने इसका संकलन आपके इस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस में रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए, यहाँ पे सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, ये दो स्टेटमेंट सही हो गए। तो इस प्रकार जो हमारा उत्तर होगा, केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप बता सकते हैं। ठीक है, तो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी के रूप में आप क्या बताएंगे? तो हर्षवर्धन की जो आरंभिक राजधानी थी वो आप बताएंगे थानेश्वर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, इसका जिक्र जो है पहले भी कर चुके हैं कि वर्धन डायनेस्टी की जो प्रारंभिक राजधानी होती है वो होती है थानेश्वर। जब शशांक पर विजय प्राप्त करता है हर्षवर्धन, तब थानेश्वर से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके कन्नौज स्थापित करता है। ठीक है, और उसके बाद उसके मतलब कार्यकाल तक जो राजधानी रहती है वो कन्नौज ही रहती है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चीनी यात्री वेनसांग किस शासक के समय भारत की यात्रा? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? ठीक है, तो महोदय नगर के नाम से जाना जाता है कान्यकुब्ज या कन्नौज। ठीक है, जिसको हर्षवर्धन शशांक को हराने के बाद अपनी राजधानी बनाता है। तो कन्नौज का दूसरा नाम क्या, महोदय नगर भी बोलते हैं। और कन्नौज जो है आज की डेट में इत्र नगरी, परफ्यूम सिटी के नाम से भी जाने जाती है, इत्र नगरी के नाम से भी जानी जाती है कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। महोदय नगर उस समय जानते थे, क्यों? इसकी समृद्धि और ऐश्वर्य वैभव के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की थी? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है वेनसांग, इसका जो है जिक्र हम लोग करते आ रहे हैं कि वेनसांग ही है जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आता है और भारत का भ्रमण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, हर्ष ने क्या उपाधि ग्रहण की थी? तो हर्ष ने जो उपाधि ग्रहण की थी तो वो था परम माहेश्वर। ठीक है, फिर से याद रखिएगा, हर्षवर्धन भी जो है एक उपाधि धारण करता है, वह उपाधि होती है परम माहेश्वर की। अगला प्रश्न, गुप्तोत्तर काल के निम्नलिखित में से किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि शूद्र प्रकृति से दास नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गुप्तोत्तर काल के निम्नलिखित में से किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि शूद्र प्रकृति से दास नहीं है? तो ये थे मेधातिथि। कौन? मेधातिथि। इनका नाम जरूर याद रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है।
गुप्तोत्तर काल में कारा शासन से तात्पर्य था। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्तोत्तर काल में कारा शासन से क्या मतलब है, तो यह एक प्रकार का भूमि चार्टर या एक तरीके से कहें कि लैंड से रिलेटेड एक फरमान होता था, चार्टर होता था, जिसमें कुछ कोड बने होते थे कि कैसा जो है वो लैंड या लैंड रिवेन्यू सिस्टम जो है कैसा होना चाहिए। तो इतना सिंपल से याद रखिएगा कि कारा शासन अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या है, भूमि चार्टर, ठीक, लैंड रिकॉर्ड से संबंधित प्रोविजन या प्रावधान, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगत, ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगत थी, तो ये है राजवर्धन द्वितीय, ठीक। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। परम सौगत की जो उपाधि है, ठीक, परम सौगत की उपाधि राजवर्धन द्वितीय को मिलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बौद्ध बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। जी हाँ, ये स्टेटमेंट है सही। उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। ये स्टेटमेंट भी है सही। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो क्या होगा, चूंकि कश्मीर जो है बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था, इस वजह से ह्वेनसांग क्या होगा कि वहां पे 2 वर्ष रहा होगा। तो इसका मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन का एक्सप्लेनेशन जो कारण में दिया जा रहा है वो भी सही है। अगर कश्मीर जो है वो बौद्ध विद्या का अच्छा सेंटर नहीं होता तो वहां पे वो क्यों रुकता। तो इस हिसाब से जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न, हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया। देखिए, उस समय जो बौद्ध भिक्षु या बौद्ध यात्री था, ठीक, जो चीन का यात्री था ह्वेनसांग, वही क्या करेगा, वही जो है वो हर्षवर्धन को मोटिवेट करेगा बौद्ध धर्म की तरफ। तो हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर जिसने उन्मुख किया था वो था ह्वेनसांग। ऑप्शन नंबर ए। गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण सिक्कों की क्रमशः अनुपस्थिति एवं सिक्कों का क्षरण दर्शाता है, ठीक है। गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण सिक्कों का जो अनुपस्थित, मतलब कि स्वर्ण सिक्के जो है वो धीरे धीरे गुप्तोत्तर काल में जो है खत्म होते जाते हैं और उनका जो है ह्रास होता चला जाता है। इसका मतलब कि अगर सोने के सिक्के जो है वो प्रचलन से गायब हो रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि वैभव में कमी आई। तो वैभव में कैसे कमी आई, व्यापार में कमी होने की वजह से, मतलब कि जो ट्रेड रिलेशन है वो धीरे धीरे जो है वो कम होते चले गए। इस वजह से लोगों की जो प्रॉस्पेरिटी होती है वो गुप्तोत्तर काल में कम रहती है, जबकि गुप्त काल जो है वो स्वर्णिम युग माना जाता है। किसमें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कला और संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो गुप्त काल होता है उसको भारत के प्राचीन इतिहास का स्वर्णिम युग बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जब गुप्त काल खत्म होता है, गुप्तोत्तर काल आता है, तो उसमें जो है मजबूत शासक होते नहीं है। इस वजह से व्यापार या ये कहा जाए कि आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं वो कमजोर पड़ने लगती हैं। इस वजह से जो सोने के सिक्के हैं वो भी मार्केट से या ये कहा जाए प्रचलन से गायब होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा व्यापार का ह्रास हो गया था, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो डाउन हो गई थी, इस वजह से इसका जो है जो स्वर्ण सिक्कों का क्रमशः अनुपस्थिति और सिक्कों का जो क्षरण जो है वो यही कारण था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि ह्वेनसांग का उल्लेख है कि उत्तर पश्चिम भारत में गन्ना और गेहूं और मगध में धान उगाए जाते थे, ठीक है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो इस प्रश्न में ह्वेनसांग का उल्लेख है कि उत्तर पश्चिम में गन्ना और गेहूं और मगध में धान उगाए जाते थे। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ह्वेनसांग का उल्लेख है कि हर्षवर्धन ने अपने राज्य की आय को 4 हिस्सों में बांटा था, ठीक है। हर्षवर्धन जो है अपनी जो भी आय हुआ करती थी राज्य की उसको जो है 4 हिस्सों में बांटता है। तो 4 हिस्सों में जो बांटता है वो जो 4 हिस्से हैं वो किस किस मद में जाते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4। तो 1/4 जो है सरकारी खर्चे के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए जो है वो 1/4।
जो दूसरा चौथाई राज्य कर्मचारियों को वेतन के लिए दे दिया जाता है, ये वेतन में चला जाता है, ठीक, सैलरी में चला गया ये। और तीसरा जो है बौद्धिक उपलब्धियों, मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उनको पुरस्कृत करने में, उनको अवार्ड देने में चला जाता था, ठीक है। तो ये जो हो गया, वो जो है अवार्ड में चला गया। चौथा जो है वो दान के लिए, ठीक है। तो दान भी बहुत ज्यादा जो है वो हर्षवर्धन किया करता था, और अनेक जो है वो किंवदंतियां प्रचलित हैं कि जब प्रयाग में वो उपस्थित हुआ करता था तो वो अपने वस्त्र तक दान में दे दिया करता था। चलिए, तो ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो सही हैं, पहला और दूसरा, ठीक। तो इस प्रकार जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक। ओके, तो यह जो था हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में जो भी त्रुटि हो उसको कमेंट में जरूर से जरूर लिखें, ठीक है। इस तरह से अच्छे प्रश्नों का संकलन हम करके जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। एक और चीज, इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो द प्रयागराज इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इसकी पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।